जंगल में उसके लिए कोई राज नहीं था। हर पेड़, हर पत्ता, हर जानवर उसके लिए जाना पहचाना था। गोपीनाथम गांव में जन्मा वीरप्पन जंगल का ही बच्चा था। उसकी जड़ें इस मिट्टी में गहरी थीं। वो इसके रास्ते, इसकी आवाजें, इसकी सांसें तक जानता था। जंगल की हर धड़कन उसकी अपनी थी, लेकिन जंगल एक और जिंदगी के किस्से भी सुनाता था, जुर्म की जिंदगी। यहां हर कदम पर खतरा था। उसके चाचा, जो खुद एक कुख्यात शिकारी और तस्कर था, ने उसके मन में ये बीज बोए। उसने वीरप्पन को शिकारी की आंखें दी। वीरप्पन ने स्कूल छोड़ दिया। किताबों की जगह उसने जंगल की कहानियां पढ़ी। जंगल उसका स्कूल बन गया। हर दिन एक नया सबक था। उसके चाचा उसका गुरु। सबक सख्त थे, हर गलती की सजा थी। देश के कानून का कोई मतलब नहीं था। जंगल का अपना कानून था। बस एक ही कानून था, जीतना। वीरप्पन ने जल्दी सीखा। हार उसके शब्दकोश में नहीं था। वो बेरहम और धूर्त था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कम उम्र में ही खून का स्वाद चख लिया था। ये उसके लिए एक खेल बन गया। 15 साल की उम्र में उसने अपने पहले हाथी को मार गिराया। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। हाथी दांत का व्यापार फायदेमंद था, खतरनाक भी। ये उसे और गहरे जुर्म की दुनिया में खींच ले गया। इसने उसे कानून से आमने सामने ला दिया। पुलिस उसके पीछे थी। वो पुलिस को चकमा देकर जंगल में गायब हो जाता था। जंगल उसका सबसे बड़ा साथी था। पीछा शुरू हो चुका था। ये एक अंतहीन खेल बन गया। जंगल ने एक राक्षस को जन्म दिया था। वीरप्पन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ था। वीरप्पन के किस्से अब और जोरों से होने लगे थे। उसकी कहानियां हर गांव में गूंजने लगीं और लोग उसके बारे में बातें करने से डरने लगे। वो अब बस एक शिकारी नहीं था। उसने अपने शिकार के हुनर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। वो तस्कर बन चुका था। उसकी तस्करी का जाल दूर दूर तक फैल चुका था। चंदन की लकड़ी, कीमती और दुर्लभ, उसका धंधा बन गई। जंगल उसकी अपनी सल्तनत। उसका गैंग बढ़ता गया। हर पेड़ उसकी संपत्ति बन गया। वो उसके वफादार गुंडे थे। वे उसके हर आदेश का पालन करते थे। उसके एक इशारे पर जान ले लेते थे। उनके दिलों में वीरप्पन के लिए असीम श्रद्धा और भय था। उसके गुस्से से खौफ खाते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां जंगल में गूंजती थीं। पुलिस उसके करीब पहुंच रही थी, लेकिन वीरप्पन की चालाकी और जंगल की जानकारी उसे हमेशा बचा लेती थी। लेकिन वीरप्पन हमेशा एक कदम आगे था। अपने दुश्मनों को चकमा देने में माहिर था। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर पेड़, हर पगडंडी उसकी परिचित थी। वो उसकी गहराइयों में गायब हो जाता, जैसे जंगल ने उसे अपने में समा लिया हो। खून और दहशत का निशान छोड़कर उसकी क्रूरता की छाप हर जगह दिखती थी। उसका नाम ही खौफ का पर्याय बन गया। लोग उसके नाम से ही कांप उठते थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसके निशाने पर थे। वे उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। वो उसके रास्ते की रुकावट थे। उन्हें हटाना उसके लिए जरूरी था। उन्हें वो बेरहमी से मार देता था। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। सरकार ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वीरप्पन तैयार था। उसने अपनी रणनीति को और मजबूत कर लिया था। उसने ताकत का स्वाद चख लिया था। अब वह और भी खतरनाक हो गया था। वो इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गई थीं। जंगल अब युद्ध का मैदान बन गया था। हर कोने में संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। वीरप्पन का आतंक का राज कई सालों तक चला। उसकी दहशत ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। उसने नेताओं, बिजनेसमैन, यहां तक कि फिल्मी सितारों को भी अगवा कर लिया। उसकी हिम्मत और बेखौफी ने सबको हैरान कर दिया था। वो उन्हें अपने जंगल के अड्डों में बंधक बनाकर रखता था। ये अड्डे इतने गुप्त थे कि पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाती थी। उनकी जान खतरे में रहती थी। हर पल मौत का डर उनके सिर पर मंडराता रहता था। वो उन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता था, फिरौती मांगता था। उसकी मांगें पूरी न होने पर
वो निर्दयता से बर्ताव करता था, सरकार को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर करता था। उसकी शर्तें मानना सरकार के लिए मजबूरी बन गई थी। उसके जुर्म और भी बड़े होते गए। हर नए अपराध के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। उसके तरीके और भी क्रूर। उसकी क्रूरता की हदें पार हो चुकी थीं। जो भी उसका रास्ता काटने की जुर्रत करता, उसे मौत के घाट उतार देता। उसकी निर्दयता ने सबको खौफ में डाल दिया था। मुखबिर, पुलिस अफसर, कोई भी उसकी नजरों से बच नहीं पाता था। यहां तक कि आम लोग भी। कोई सुरक्षित नहीं था। हर कोई उसकी दहशत में जी रहा था। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी दहशत ने सबको हिलाकर रख दिया था। सरकार उसे रोकने में लाचार दिख रही थी। उसकी हरकतों ने सरकार को बेबस कर दिया था। वो उनकी नाकामी की निशानी बन गया था। पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मीडिया ने उसे एक नायक बना दिया, एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। लेकिन इस कहानी के पीछे खून और दर्द का सच छुपा था। उसकी क्रूरता ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। जंगल उसके शिकार की चीखों से गूंज रहा था। उसकी दहशत ने जंगल को भी खौफनाक बना दिया था। भाग 4, जनता का डाकू, वीरप्पन का रॉबिन हुड छवि। वीरप्पन ने अपनी छवि को बड़ी चालाकी से गढ़ा था। उसने खुद को गरीबों और दबे कुचले लोगों के रक्षक के रूप में पेश किया। वो आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता था। वो गांव वालों में पैसे और खाना बांटता था। उनका समर्थन नहीं तो चुप्पी तो खरीद ही लेता था। उसने मीडिया का भी इस्तेमाल किया। उसने अपने जंगल के अड्डों से इंटरव्यू दिए। उसने सरकारी भ्रष्टाचार और अन्याय के बारे में बात की। उसने खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश किया, एक ऐसा आदमी जिसे अपराध की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया, जिसे बस ही के कई लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने उसे विरोध का प्रतीक माना, ताकतवर लोगों के गले की हड्डी। लेकिन उसका रॉबिन हुड वाला रूप झूठा था। उसकी क्रूरता को छिपाने के लिए एक सोची समझी चाल। उसके पीड़ित सच्चाई जानते थे। भाग 5, सरकार का पलटवार। वीरप्पन की तलाश शुरू। सरकार अब वीरप्पन के आतंक को और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दबाव बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया। इसका एक ही मकसद था, वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। एसटीएफ में सबसे बेहतरीन जवान थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस। वो एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार थे। जंगल उनका नया घर बन गया। उन्होंने इसके राज सीखे, इलाके का अध्ययन किया, खुफिया जानकारी जुटाई। वो जानते थे कि उनका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। उसे जंगल की अच्छी जानकारी थी। उसे स्थानीय ग्रामीणों का भी समर्थन हासिल था, जो कानून से ज्यादा उससे डरते थे। वीरप्पन की तलाश शुरू हो चुकी थी। ये बिल्ली और चूहे का एक लंबा और खूनी खेल होने वाला था। घने और बेरहम जंगल में खेला जाने वाला। दांव पर बहुत कुछ लगा था। भाग 6, जंगल की जंग, छलवा शिकार और निराश बल। एसटीएफ को एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल वीरप्पन का इलाका था। वो इसका भरपूर फायदा उठाता था। वो जाल बिछाता था, गश्ती दलों पर हमला करता था, बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। उसे एसटीएफ की हर हरकत की जानकारी थी। मुखबिरों का उसका जाल उसे खबरें देता रहता था। साल गुजरते गए, वीरप्पन हाथ नहीं आया। एसटीएफ हताश होती गई। उन्होंने अपने जवान खोए। उनका मनोबल टूट गया। जनता उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने लगी। मीडिया को मौका मिल गया। उन्होंने वीरप्पन को अजेय के रूप में चित्रित किया। लेकिन एसटीएफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने वीरप्पन के नेटवर्क में सेंध लगाई। उन्होंने उसके ही आदमियों को उसके खिलाफ कर दिया। उन्होंने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। जाल धीरे धीरे सिमट